कुछ क्वेश्चन आपने बनाए होंगे तो आपको आइडिया भी लगेगा। देखो जरा पहला क्वेश्चन, चलो थोड़ा इजी क्वेश्चन से करते हैं। लेट f of x equal to 10x divided by x. Then we have to find out the limit x tending to 0. फंक्शन दिया हुआ है f of x, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर where box will represent the greatest integer function. Curly bracket will represent fractional part function. इसका लिमिट फाइंड आउट करना है, फंक्शन का लिमिट कितना है। पहले तो ये चेक करो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं, इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो कौन सा फॉर्मेट है। वन की और इंफिनिटी का वन की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है। यस सर। -3 ई की पावर -3, हाँ थोड़ा तो गलत कर दिया। ई की पावर -3 -3 आ रही एक आंसर ऐसे हुई -3 आ रहा है। नहीं सर +3 है +3, हाँ ई की पावर +3 कैसे। वन की बार इंफिनिटी का फॉर्मेट है तो उसमें फिर वो e की बार उसमें फिर cos x plus x minus 1 डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन पार्ट ऑफ cos x हो गया फिर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को f of x minus बॉक्स ऑफ f of x करके बोल दिया फिर बॉक्स ऑफ f of x जो हमारा 1 हो जाएगा फिर tan x by x है डिवाइड डाल के वो 1 हो जाएगा तो ऊपर 1 माइनस उसके बाद फिर लिखा होगा, हाँ, तो फंक्शन बन ही जाना है पूरा। एक्चुअली इसमें मेन पार्ट यही है, सबसे पहली चीज ये समझो यहाँ पर
कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स हम लोगों को दिया हुआ है 10x डिवाइडेड बाई एक्स, ये फंक्शन जो है वो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ठीक है ना। x की जगह पर माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये फंक्शन हमें कैसा मिलेगा, इवन फंक्शन मिलेगा। यदि ये फंक्शन इवन फंक्शन है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जीरो पर फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करोगे तो जीरो प्लस पे लिमिट निकालो या फिर जीरो माइनस पे लिमिट निकालो, दोनों जगह वैल्यू सेम मिलेगी, ठीक है ना। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। तो जब जीरो पर फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हम जीरो प्लस पर लिमिट निकाल लेते हैं या जीरो माइनस पे लिमिट निकाल दो, ठीक है ना। ये चीज हम लोगों को मालूम है कि जीरो प्लस पर 10x की वैल्यू हमेशा x से बड़ी होती है ना। sin x छोटा होता है x से और x छोटा होता है किससे, 10x से। इसका मतलब है कि 10x डिवाइडेड बाय x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को, where the value of 10x upon x is slightly greater than 1। और यदि 10x upon x की वैल्यू 1 से स्लाइटली बड़ी है तो इसका मतलब है कि इसका जो बॉक्स है इसकी वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब बेस किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है। और ये लिखा हुआ है 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स को आप चाहो तो एफ ऑफ एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स भी लिख सकते हो। तो आप देखोगे कि 1 अपॉन 0 का फॉर्मेट है, मतलब की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, इंफिनिटी। तो ये 1 की पावर इंफिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। क्लियर है वाला पॉइंट। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स जो लिखा हुआ है, इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही होगी। तो 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है, उसको सिंपलीफाई करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले e रेज टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 दैट इज g ऑफ x, मतलब 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f ऑफ x इनटू f ऑफ x माइनस 1। तो इसका मतलब हो जाएगा बॉक्स ऑफ f ऑफ x प्लस x स्क्वायर माइनस f ऑफ x की पावर, यदि g ऑफ x का फॉर्मेट है 1 की पावर इंफिनिटी का डिटरमिनेट फॉर्म दिखा रहा है, तो वैल्यू आती है g ऑफ x इनटू f ऑफ x माइनस 1 e की पावर में। क्लियर है भाई। तो यदि हमें इस फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करना है तो आप चाहो तो यहाँ पर 10x अपॉन x पुट कर सकते हो, अदरवाइज आपको यदि वैल्यूज मालूम है तो डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो। 10x अपॉन x की जो वैल्यू है x टेंडिंग टू 0 पर, ये वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी, मतलब 1 हो जाएगी। तो 1 माइनस 1 ये तो कट जाएगा, ऊपर बन जाएगा x स्क्वायर और नीचे कितना हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f ऑफ x को लिख सकते हैं f ऑफ x माइनस बॉक्स ऑफ f ऑफ x, और बॉक्स ऑफ f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है ना। तो उसके बाद आप यहाँ पे चाहो तो एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो, एक्सपेंशन भी लगा सकते हो, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म है डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। 10x माइनस x अपॉन x क्यूब स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ना ये, x टेंडिंग टू 0, x जब एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय 10x माइनस x। तो 10x माइनस x अपॉन x क्यूब स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका लिमिट कितना होता है 1/3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा e की पावर 3, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। sin x माइनस x अपॉन x क्यूब, इसका लिमिट होता है -1/6, और 10x माइनस x अपॉन x क्यूब, इसका लिमिट होता है 1/3। तो लिमिट पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है भाई। क्वेश्चन इसी तरह के बनते हैं जहां पर मोस्टली आप देखोगे जेई जो क्वेश्चन पूछता है वहां पर आप एलएच यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो प्रॉपर आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी। देखो जरा एक बार क्वेश्चन ऐसे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, फंक्शन लिखा हुआ है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर इनटू में है sin इनवर्स ऑफ 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल क्यूब। तो इस तरह के क्वेश्चन है जहां पर आप डायरेक्टली एलएच अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको फंक्शन की लिमिट प्रॉपर्ली निकालनी पड़ेगी।
नीचे मतलब 1 माइनस एक्स कर देंगे, वो तो साइन इनवर्स साथ हो जाएगा। तो फिर चूज हो गया एक्स माइनस बॉक्स एक्स रैशनल पार्ट को वो 1 को टेन कर एक्स माइनस बॉक्स एक्स, फिर साइन इनवर्स वाला तो 51 बना देंगे। अभी तुम्हारा आंसर है मुश्किल कुछ नहीं। पता कैसे सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन को, पता चल रहा है। सबसे पहली चीज यहां पर यह है कि जब आप फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो, ये आइडेंटिफाई करना कि फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए आपको एलएचएल यूज करना है या नहीं करना है, या फंक्शन की लिमिट डायरेक्टली मिल जाएगी। डायरेक्टली मिल जाएगी। फंक्शन की जब लिमिट कैलकुलेट करोगे तो यहां पर क्योंकि फंक्शन पूरा के पूरा किस पे लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पे लिखा हुआ है। यदि फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पर लिखा हुआ है तो आप देखोगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो फंक्शन है ये 0 पर अपनी डेफिनेशन को चेंज करता है। इस तरह का ग्राफ होता है ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, तो 0 पर इसकी डेफिनेशन बदल रही है। 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को, और 0 के राइट हैंड साइड पर इसकी वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, 0। या आप चाहो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को चेंज कर सकते हो किसमें, x माइनस बॉक्स ऑफ एक्स में। यदि आपको इसकी वैल्यू मालूम नहीं है कि वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी या फिर इसकी वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी, तो बेटर है आप चाहो तो x की जगह पर या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह पर क्या लिख सकते हो, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्लियर है वाला पॉइंट। तो आप देखोगे कि जब यहां पर फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। यदि x की वैल्यू 0 से स्लाइटली छोटी है तब तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा होगा, 1 को अप्रोच कर रहा होगा, तब तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो sin इनवर्स x अपॉन x क्या लिख जाएगा, 1 बन जाएगा। लेकिन यदि x की वैल्यू 0 से स्लाइटली बड़ी होगी, 0 प्लस h यदि पुट कर रहे हैं तो उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। और यदि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 को अप्रोच करेगा तो ये sin इनवर्स ऑफ 1 बनेगा जिसकी वैल्यू π/2 होती है। इसको 1 नहीं बना पाओगे। क्लियर है वाला पॉइंट। तो यहां पर फंक्शन की लिमिट हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने डायरेक्टली इसलिए कैलकुलेट कर लिया था क्योंकि फंक्शन इवन था, तो एलएचएल में जो वैल्यू मिलेगी वही आरएचएल में मिलेगी, डेफिनेशन फंक्शन की चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना। लेकिन जब किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की डेफिनेशन बदलती है तो वहां पर आपको एलएचएल और आरएचएल दोनों कैलकुलेट करना। क्लियर है वाला पॉइंट। अब जरा सिंप्लीफाई करो, इसका एलएचएल निकालो। मानते हैं x की वैल्यू 0 से स्लाइटली छोटी है, 0 माइनस, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x माइनस बॉक्स ऑफ x। देखो जरा वैल्यू क्या बनेगी, अब बनाओ स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें। यदि फंक्शन की डेफिनेशन नहीं बदलती तो फिर हमें यहां पर एलएचएल आरएचएल निकालने की जरूरत नहीं थी। क्या पूछ रहे हो? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, x माइनस बॉक्स ऑफ x। तो अब देखोगे यदि x की वैल्यू 0 से स्लाइटली छोटी है तो 0 माइनस पर बॉक्स ऑफ x कितना हो जाता है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर -1।
तो जब बॉक्स ऑफ एक्स की जगह -1 पुट करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x + 1 के बराबर। ठीक है ना। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखोगे, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर इस लाइन की जो इक्वेशन आती है वो y = x + 1 आती है। पाई बाय 4 LHL RHL दोनों, LHL पाई बाय LHL π/4। अच्छा, और RHL यहां पर भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह वैल्यू पुट करो, 1 + x डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यहां से कॉमन ले लेते हैं, इसके 3 फैक्टर बन रहे हैं। एक तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, एक 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, और एक 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। इसके 3 फैक्टर बनेंगे ना, कॉमन निकालेंगे तो। एक तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कॉमन बाहर निकाल लो, तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो स्क्वायर बनेगा, तो a² - b² से इसके 2 फैक्टर बनेंगे, a + b और दूसरा a - x की वैल्यू 0 से स्लाइटली छोटी है, तो इसको सिंपलीफाई कर लो यहां से। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ये कन्वर्ट हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ -x² - 2x, इधर आ जाएगा sin इनवर्स के अंदर -x डिवाइडेड बाय x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो यहां से बनेगा सिर्फ -x, बाकी ये 1 है और ये 2 है। x की वैल्यू यदि 0 को अप्रोच कर रही है तो cos इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है, cos इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू π/2 के बराबर, और sin इनवर्स 0 डिवाइडेड बाय 0, ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू मिलेगी π/2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब π/4 के बराबर। लेकिन जब हम फंक्शन का राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो 0 प्लस पर क्या होता है, 0 प्लस पर अब बॉक्स ऑफ x की वैल्यू 0 बन जाएगी, तो इसका मतलब है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम क्या पुट कर सकते हैं यहां पर, x के राइट हैंड लिमिट जब कैलकुलेट करेंगे तो 0 प्लस पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल बिकम x, क्योंकि बॉक्स ऑफ x वहां पर 0 हो जाएगा। तो x पुट करके फंक्शन का लिमिट निकालो, कितना cos इनवर्स ऑफ 1 - x² sin इनवर्स ऑफ 1 - x डिवाइडेड बाय x into 1 - x into 1 + x। ठीक है ना। अब यहां पर ये ध्यान रखना, sin इनवर्स ऑफ 1 - x upon 1 - x, इस वैल्यू को हम यहां पर 1 पुट नहीं कर सकते, ये सिर्फ तभी पुट कर सकते हैं जब यहां पर ये पूरा फंक्शन 0 को अप्रोच करता हो। लेकिन यदि x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है तो ये फंक्शन 1 को अप्रोच करेगा, और ये 1 को अप्रोच करेगा तो sin इनवर्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा, π/2। तो ये π/2 upon 1 का फॉर्मेट है, ये डिटरमिनेट फॉर्म नहीं। ठीक है ना। तो हमें सिंपलीफाई कौन सा करना है, cos इनवर्स 1, ये वाली वैल्यू 0 होती है, और एक ये वाली टर्म है जो 0 को अप्रोच कर रही है, इस फंक्शन को सिंपलीफाई करना है। ये 0/0 का डिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है, cos इनवर्स 1 0 होता है, और यहां पर ये वाली वैल्यू भी 0 को अप्रोच कर रही है, बाकी ये 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, और इसकी वैल्यू π/2। ठीक है ना। तो इसकी लिमिट निकालो जरा, कितनी आएगी, cos इनवर्स ऑफ 1 - x² upon x, कैसे निकालेंगे इसका लिमिट, cos इनवर्स 1 - x थीटा 1 cos इनवर्स 1 - x थीटा 1, थीटा मान लो, डायरेक्टली sin इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो या तो sin की फॉर्म में होती है, tan की फॉर्म में होती है। क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म cos इनवर्स की फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको चेंज कर देंगे किसमें, या तो tan इनवर्स में चेंज कर लो या फिर sin इनवर्स में चेंज कर लो, इसमें भी आपकी इच्छा है। तो इसको sin इनवर्स में चेंज कर लें तो इसको क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये इसका बेस है, हाइपोटेनस 1 है, 1 - x² का होल स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, इस पूरे का टर्म इसकी जगह पर मैं डायरेक्टली π/2 कर देता हूं, डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो cos इनवर्स लिखा हुआ है ये बेस है, इसका हाइपोटेनस 1 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल जब डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर बेस का लेंथ 1 - x² है, हाइपोटेनस 1 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस
बेस का स्क्वायर। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे यहां पर तो आप देखेंगे कि सिंप्लीफाई करने पर 1 तो कैंसिल आउट हो जाता है, और जब 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस x की पावर 4 बच रहा है ये एक्सप्रेशन, डिवाइडेड बाय, जब हम फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो यहां से कितना आएगा, √2 इंटू पाई बाई 2, मतलब पाई बाई √2, मल्टीप्लाई डिवाइड करो इससे। यदि यहां पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट कैसे होगा, साइन इनवर्स के अंदर जो भी फंक्शन लिखा हुआ है इस फंक्शन से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस x की पावर 4, इससे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करने के लिए, जिससे कि साइन 0/0 ये तो 1 हो जाएगा, यहां से x कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे x को कैंसिल आउट कर दो इनटू पाई बाई 2, तो आप देखोगे ऊपर √2 बचेगा और जब पाई बाई 2 बचेगा तो लिमिट हो जाएगी इसकी पाई अपॉन √2। यदि LHL और RHL दोनों लिमिट यहां पर डिफरेंट आ रही हैं, इसका मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जब LHL RHL दोनों सेम, ठीक है ना। इसलिए ये आइडेंटिफाई करो पहले कि LHL RHL निकालने की जरूरत है या नहीं है, और वो कैसे मालूम चलता है, जब फंक्शन अपनी डेफिनेशन को चेंज करता है तो इसका मतलब आपको LHL और RHL दोनों निकालने की जरूरत है। यदि फंक्शन की डेफिनेशन उस पॉइंट पर सेम है तो फिर LHL RHL निकालने की जरूरत है, ठीक है ना, क्लियर हो गया भाई। चलिए देखो एक क्वेश्चन देखें इसमें, देखो जरा देखो क्वेश्चन देखो, f is defined from minus pi by 2 to plus pi by 2 to r f of x is equal to limit n tending to infinity 10x raised to the power 2n plus x square divided by sin square x plus 10x raised to the power 2n. If x is not equal to 0, this is 1 when x is equal to 0. ये हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, तो जो हमें चीज फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, एक तो चेक करके बताओ जरा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 प्लस पर फंक्शन का लिमिट कितना आ रहा है, ऐसे ही जरा चेक करके बताओ पाई बाई 4 के माइनस पर लेफ्ट हैंड साइड पर फंक्शन का लिमिट कितना आ रहा है। और यदि आपसे पूछे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर फंक्शन का लिमिट कितना आ रहा है, तो जरा ये कैलकुलेट करके बताओ। फॉर्मेट याद है वाला कौन सा था, बिल्ट इन बिल्ट इन लिमिट, बिल्कुल। बेस जो दिया हुआ है वो x का फंक्शन है और जो पावर है वो n का फंक्शन है। यदि बेस और पावर दोनों डिफरेंट वेरिएबल की फॉर्म में लिखे हुए हैं, क्योंकि फॉर्मेट तो वही बनेगा, बेस पाई बाई 4 पर 1 को अप्रोच कर रहा है और पावर n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो 1 की पावर इंफिनिटी है,
लेकिन ये इंडिटरमिनेट फॉर्म 1 की पावर इंफिनिटी नहीं बनेगा। ये फॉर्मेट क्या कहलाएगा, बिल्ट इन लिमिट का, क्योंकि बेस और पावर दोनों डिफरेंट वेरिएबल की फॉर्म में लिखे हुए हैं। यदि सेम वेरिएबल होता तो फिर ये 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट बन जाता। कैसे निकालेंगे जरा बताओ, पाई बाई 4 प्लस पे लिमिट कितना आ रहा है, पाई बाई 4 प्लस पे फंक्शन का लिमिट कितना आ रहा है, 1। जीरो को अप्रोच नहीं कर रहे, 10x अपन इसको बना रहे हो, लिमिट x की वैल्यू पाई बाई 4 को अप्रोच करेगी। पहले का था 1, दूसरे का पाई स्क्वायर बाय I square by 8. पाई स्क्वायर बाय 8 है सर। पाई स्क्वायर बाय 8 कैसे पता चल रहा है, पहले वाले का मालूम चल रहा है कॉन्सेप्ट क्या है, x टेंडिंग टू पाई बाई 4 प्लस पर, पाई बाई 4 प्लस पर क्या हो रहा है, सबसे पहले चेक करो, पाई बाई 4 प्लस पर tan x की जो वैल्यू मिलेगी वो 1 से बड़ी मिलेगी, ठीक है ना। तो ये tan x का ग्राफ कैसा होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है 0 से पाई बाई 2 में। तो पाई बाई 4 से जब x की वैल्यू छोटी होगी तो tan x 1 से छोटा होगा, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर tan x 1 हो जाएगा, और पाई बाई 4 के बाद में tan x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। तो जब पाई बाई 4 प्लस पर लिमिट फाइंड आउट करोगे तो ये ध्यान रखना कि tan x की वैल्यू 1 से बड़ी है, और यदि tan x 1 से बड़ा है इसका मतलब यदि बेस 1 से बड़ा है तो इसकी पावर जब हम इंफिनिटी पुट करेंगे तो क्या बनेगा, इंफिनिटी बनेगी, मतलब tan x raised to the power 2n will become infinite. In this particular case जब tan x की पावर 2n कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, तो ये जो इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा ये कौन सा हो जाएगा, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। भाई बराबर किस तरह से अप्रोच करना है, दो वेरिएबल है, x की वैल्यू पाई बाई 4 को अप्रोच कर रही है और यहाँ n की वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो जब x की वैल्यू पाई बाई 4 से बड़ी होगी तो इसका मतलब है कि tan x की वैल्यू 1 से स्लाइटली बड़ी होगी, और जब यहाँ n की जगह इंफिनिटी पुट करेंगे तो इसका मतलब ये फंक्शन इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, क्योंकि जब बेस 1 से बड़ा होता है तो पावर रेस करने पर वैल्यूज बढ़ती हैं, और बेस यदि 1 से छोटा होता है तो पावर रेस करने पर वैल्यूज कम होती जाती है। तो यदि ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्मेट है तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्मेट कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे, इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो हमारे पास फंक्शन का लिमिट आ जाएगा 1 के बराबर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय tan x की पावर 2n, जो भी फंक्शन इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है उससे इसको डिवाइड लगा दो तो आप फाइंड कर पाओगे यहाँ पर फंक्शन का लिमिट कितना आएगा, that is equal to 1, ठीक है ना, क्योंकि अब 1 अपॉन इंफिनिटी ये 0 को अप्रोच कर जाएगा, sin स्क्वायर x अपॉन इंफिनिटी ये भी किसको अप्रोच कर जाएगा, 0। सही है, पाई बाई 4 माइनस पे लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, 0 बन जाएगा। अब वहां पर tan x की पावर 2n किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को, क्योंकि बेस 1 से छोटा है, तो बेस 1 से छोटा है तो जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाओगे वैल्यू घटती जाती और इंफिनिटी पर वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। तो tan x की पावर 2n यदि 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये डायरेक्टली x स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर x बन जाएगा और यह फंक्शन का लिमिट निकल आएगा। x टेंडिंग टू पाई बाई 4 माइनस पर जब लिमिट निकालेंगे तो पाई बाई 4 माइनस पर चूंकि tan x की पावर 2n 0 को अप्रोच करता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली x स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर x की वैल्यू पुट कर दो, sin पाई बाई 4 चूंकि 1 बाई रूट 2 होता है तो पाई स्क्वायर बाई 16 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2, आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 18।
ठीक है ना, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन आपसे क्वांटिटी में पूछा जा सकता है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है किस जगह पर, तो पाई बाई 4 पर ये फंक्शन क्या बन जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि फंक्शन इवन भी है, इसका मतलब माइनस पाई बाई 4 पे भी फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मतलब टेन एक्स की वैल्यू जो है वो 1 कब बनेगी, पाई बाई 4 पे और माइनस पाई बाई 4। इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन क्या बन जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, और जीरो पे बताओ क्या आंसर आ रहा है, जीरो पर फंक्शन की लिमिट कितनी आ रही है, 1 के बराबर। टेन एक्स की पावर 2 अगेन विल बिकम जीरो, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जीरो की पावर इनफिनिटी में इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है क्या? जीरो की पावर इंफिनिटी इंडिटरमिनेट नहीं, इक्वल टू जीरो, इक्वल जीरो है। क्योंकि बेस जो है वो जीरो को टेंड कर रहा है ना, हाँ। तो जीरो को टेंड कर रहा है मतलब जीरो पॉइंट समथिंग कुछ लिखा हुआ है, तो बेस 1 से छोटा ही हुआ, तो रेस टू द पावर इनफिनिट क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ठीक है ना, तो जीरो की पावर इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इंफिनिटी की पावर जीरो होता तो फिर वो इंडिटरमिनेट फॉर्म होता। ठीक है ना, है सभी का आंसर। चलिए एक और टेक्निकल क्वेश्चन। अगर इंफिनिटी की पावर एग्जैक्टली जीरो है तब भी क्या वो इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा? इंफिनिटी की पावर एग्जैक्टली जीरो है तब तो वैल्यू 1 बन जाती है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में वैल्यू टेंडिंग टू होती है, मतलब एग्जैक्ट नहीं होती, एग्जैक्ट हो गया तो फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं बनेगा। देखो जरा क्वेश्चन, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस नाइन। इस तरह से सीरीज आ रही है एक्स माइनस वन से लेके यहाँ पर टोटल 25 मतलब 50 टर्म्स है। Number of points where the function f of x is discontinuous and the number of points where function is non differentiable। कितने पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और कितने पॉइंट पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है वो हमें बताना है।
अच्छा चलो ये बताओ सबसे पहले कि फंक्शन कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, बता सकते हो? 51 पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बनेगा। तो कौन कौन से 51 पॉइंट? कौन सा? 0149 और अब से 2500, इन सभी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। चेक करेंगे ना। अच्छा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस क्यों है? अच्छा मॉड एक्स की यदि हम बात करें तो मॉड एक्स कैसा फंक्शन है पता है? मॉड एक्स कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? कॉन्टिन्यूअस है हर जगह पर, या कोई पॉइंट ऐसा जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। कॉन्टिन्यूअस तो हमेशा है ना। मॉड एक्स की बात करेंगे तो मॉड एक्स जो फंक्शन बनेगा ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो है कि नहीं? मॉड एक्स माइनस 1 हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, मॉड एक्स माइनस 2 हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो यहां पर यदि मैं इस फंक्शन को बोलता हूं तो क्या हम इस फंक्शन को ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू मॉड एक्स माइनस 1? सही है चीज? लिख सकते हैं। तो यहां पर जब हम फंक्शन की क्वांटिटी को चेक करेंगे तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि इसकी क्वांटिटी कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। क्या अप्रोच रहेगा फंक्शन की क्वांटिटी को चेक करने का? डिफरेंशिएबिलिटी की बात बाद में करते हैं। ये बन जाएगा x माइनस 2401 का होल स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस 25। सही है? पहले सिर्फ इस वाले फंक्शन की बात करते हैं। यहां पर ये वाला फंक्शन जो है ये आपको कैसा फंक्शन दिख रहा है? कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहली चीज याद रखो कि जब कभी भी आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरह के क्वेश्चन को देख करके जब कभी भी फंक्शन की क्वांटिटी या डिफरेंशिएबिलिटी की हम बात करेंगे तो यहां पर अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरम ऑफ कॉन्टिन्यूटी। थ्योरम ऑफ क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? यदि कोई भी दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिए हुए हैं, ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे कि हमें दिख भी रहा है कि फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस बनेगा। ऐसे ही यदि आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कैसा है तो हम बता सकते हैं ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब ओवरऑल ये पूरा फंक्शन। सेम ऐसे ही ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो भी कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस। किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे या किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे वो आपको यहां से मालूम चलेगा। दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का जो प्रोडक्ट निकालेंगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है वाला पॉइंट? याद है ना थ्योरम ऑफ क्वांटिटी। अच्छा अब यदि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन प्लस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस ही तो होता है। तो ये दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो दोनों का सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा। इसको जब तीसरे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से ऐड करेंगे तो फिर इसका सम भी। जब सारे के सारे फंक्शन ही कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब इन सभी का सम भी कितना होगा? बिकॉज कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस इज ऑलवेज इक्वल टू कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है वाला पॉइंट? तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो हमेशा कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। थ्योरम ऑफ क्वांटिटी यहां पर अप्लाई करिए यदि आपको चेक करना है कि फंक्शन कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस बनेगा। अदरवाइज ऐसे पॉइंट आइडेंटिफाई करने बैठोगे तो बड़ा लंबा चला जाएगा क्वेश्चन। ये नोट कर लिए सभी? ठीक है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए यदि आपने थ्योरम देखा हो तो वहां भी सेम चलता है। डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल कह नहीं सकते, हो भी सकता है और नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो यदि हम यहां पर चेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है? एक्स स्क्वायर हमेशा डिफरेंशिएबल है, शार्प कॉर्नर नहीं आता, स्मूथ ग्राफ बनता है।
तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अच्छा ये कैसा फंक्शन है? नॉन नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि आप देखेंगे कि जब इसका ग्राफ बनाओगे तो वन पर एक शार्प कॉर्नर आएगा, तो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है कहां पर? एट x इज इक्वल टू 1। ऐसे ही जब यहां पर चेक करेंगे तो ये डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 4। यदि हम इस फंक्शन की बात करें तो ये डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 9। ठीक है ना? पॉइंट आपको अपना आप लिखेंगे कि आपको किस पॉइंट पर फंक्शन की क्वांटिटी चेक करनी चाहिए या किस पॉइंट पर आपको फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी चाहिए। ठीक है ना? बिकॉज ऑफ दिस मॉडुलस साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस मॉडुलस साइन फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल बनेगा, ये शार्प कॉर्नर दिखाएगा। ठीक है ना? क्लियर है भाई? ऐसे ही यहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू 25। तो ये पूरा डिफरेंशिएबल बन जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ पहले? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां पर डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल। एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा होगा? कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो आप देखोगे दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है ना? डिफरेंशिएबल कब होता है याद है? डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल कब आता है? जब उस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 1 पर ये वाला फंक्शन क्या बन जाए? 0। यदि 1 पर ये फंक्शन 0 होता होगा तो हमारे पास फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल बन जाएंगी। ठीक है ना? अदरवाइज यदि यदि x इज इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं है, तो आप जरा लिमिट निकाल कर देखो, एक बार एक फंक्शन की लिमिट चेक करते हैं। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे इसका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? x टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस h। ये तरीका होता है ना लिमिट को निकालने का, जब इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं 1 पर। तो f ऑफ 1 माइनस h कितना हुआ जरा बताओ? f ऑफ 1 माइनस h होगा यहां पर 1 माइनस h का होल स्क्वायर, यहां पर x की जगह 1 माइनस h पुट करेंगे तो कितना होगा? माइनस h उसका मॉड। तो माइनस h का मॉड कितना हो गया? h। f ऑफ 1 0 है डिवाइडेड बाय माइनस h। तो आप देखेंगे कि h जब ऊपर नीचे कैंसिल आउट होगा तो फंक्शन का लिमिट -1 आएगा, लेकिन जब आप इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव यहां पर कितना आएगा? +1 आएगा, क्योंकि ऊपर भी h बनेगा नीचे भी h बनेगा, f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय। तो जब यहां पर फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं तो यहां पर फंक्शन का लिमिट +1 आ रहा है। तो चूंकि x इज इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, इसलिए इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल। यदि 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 बन जाती, यदि 1 पर ये फंक्शन 0 हो जाता, तो ये प्लस में खुले चाहे माइनस में खुले कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट विल बिकम 0। दोनों जगह पर वैल्यू सेम आ जाएगी। क्लियर भाई वाला पॉइंट? तो इसका मतलब जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? नॉन डिफरेंशिएबल आएगा कहां पर? x इज इक्वल टू 1 पर। ये चीज समझ में आ रही है? थ्योरम ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। क्लियर है वाला पॉइंट? ऐसे ही जब हम यहां पर बात करेंगे तो इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट क्या बताएगा? ये दोनों का प्रोडक्ट नॉन डिफरेंशिएबल होगा कहां पर? ऐसे ही इन दोनों फंक्शन का जो प्रोडक्ट आएगा वो नॉन डिफरेंशिएबल बनेगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा x इज इक्वल टू 9 पर। सेम ऐसे ही इन दोनों का प्रोडक्ट भी नॉन डिफरेंशिएबल बनेगा एट x इज इक्वल टू 20। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको थ्योरम ऑफ क्वांटिटी या थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी से सॉल्व करो। ठीक है ना? क्योंकि क्वेश्चन जो पूछता है जेई वो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के पूछता है।
देखिए अच्छा, अब कैसे पता चलेगा फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ कि नहीं हुआ या नॉन डिफरेंशिएबल हुआ? theorem of थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अब थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहती है? non-differentiable जब आप किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे तो डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल क्या आता है? नॉन डिफरेंशिएबल। एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एक नॉन डिफरेंशिएबल है, तो क्या आएगा? नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है ना? तो जरा चेक करते हैं यहां पर। सबसे पहला जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है वो कौन सा है? 1। तो जब आप 1 पे चेक करना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे 1 पर ये फंक्शन कैसा है? नॉन डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन 1 पे कैसा है? 1 पे डिफरेंशिएबल है। नॉन डिफरेंशिएबल ये 4 पर है, लेकिन 1 पे कैसा फंक्शन है? ये डिफरेंशिएबल। तो नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल क्या बन गया? नॉन डिफरेंशिएबल। फिर इसको ऐड करेंगे, ये फंक्शन कैसा है 1 पर? 1 पर ये भी डिफरेंशिएबल है, तो प्लस डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या बन जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब 1 पर यदि ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है और ये सारे की सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं, तो नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल विल बिकम नॉन डिफरेंशिएबल। तो 1 पर ये पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल। ऐसे ही अब 4 पे चेक करो, 4 पे क्या होगा? ये डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, बस यही एक फंक्शन है इकलौता जो नॉन डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल फिर से क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब 1 पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल मिलेगा, फिर 4 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल मिलेगा, फिर 9 पर भी नॉन डिफरेंशिएबल मिलेगा। ऐसे ही कहां तक? 2500। ऐसे कितने पॉइंट हो गए? 50 पॉइंट हो गए। ठीक है ना? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू 50 स्क्वायर, 50 पॉइंट आ जाएंगे। ये वो पॉइंट है जहां पर नॉन डिफरेंशिएबल हो। तो नंबर ऑफ डिस्कंटिन्यूटी तो 0 है, नंबर ऑफ पॉइंट जहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है वो 50 है। देखो जरा एक और क्वेश्चन देखें। Let f of x is equal to x plus 2 when x is less than 0, x square when x is greater than equal to 0। एक फंक्शन g of x दे रखा है x क्यूब, और ये है 3x minus 2 when x is greater than equal to 1। ठीक है? नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कन्टिन्यूटी of f of g of x, number of point of discontinuity for the function f of g of x। और सेम ऐसे ही बताना है नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी फॉर दिस फंक्शन f of g of x। कंपोजिट फंक्शन की डिस्कन्टिन्यूटी चेक करनी है, सेम ऐसे ही इस कंपोजिट फंक्शन की नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बतानी है। तो ध्यान रखना यहां पर भी हम अगेन क्या करेंगे, एक तो तरीका सेम हो गया, या तो आप पहले कंपोजिट फंक्शन डिफाइन कर लो और फिर कंपोजिट फंक्शन डिफाइन करने के बाद उसकी डिस्कन्टिन्यूटी या फिर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, या फिर चाहो तो थ्योरम भी लगा सकते हो यदि याद आ रही है तो। सोचो जरा एक बार क्या तरीका होगा।
हम की पॉइंट कितने पॉइंट पे? 80 पॉइंट पे। जीरो पे जीरो पर डिस्कंटिन्यूएशन जीरो। चेंज उसके अलावा पॉइंट दिखिए ना, दिख रहा है? यदि इस फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन जो लिखा हुआ है g ऑफ x, अब देखो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है हर जगह पर, यस सर है ना? सिर्फ इसकी डेफिनेशन कहां पे बदल रही है? 1 पे डेफिनेशन बदल रही है। तो मतलब कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यदि चेक करनी है तो 1 पे ही चेक करनी पड़ेगी। और 1 पे फंक्शन कैसा दिखा रहा है? कॉन्टिन्यूअस। 1 माइनस पर इसकी वैल्यू 1 है और 1 प्लस पर इसकी वैल्यू वो भी 1 है और 1 पर भी इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो लिखा हुआ है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। लेकिन ये जो फंक्शन f ऑफ x लिखा हुआ है ये फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, सिर्फ एक पॉइंट पर एट x इज इक्वल टू, क्लियर है वाला पॉइंट? तो जब हम कभी भी कंपोजिट फंक्शन की बात करते हैं तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप चाहें तो यहां पर कंपोजिट फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज कंपोजिट फंक्शन को डिफाइन करने की यहां पर जरूरत नहीं पड़ती। बिना कंपोजिट फंक्शन को डिफाइन किए भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना? और वो कैसे? यदि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस बनेगा, ठीक है ना? सिर्फ आपको फंक्शन की क्वांटिटी उसी पॉइंट पर चेक करनी है जहां पर कि इन दोनों में से कोई भी एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बने। यदि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस है तो इनका कंपोजिशन कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और क्लियर है वाला पॉइंट? तो आप देखोगे कि ये फंक्शन तो हमेशा डिसकंटिन्यूअस है सिर्फ एक पॉइंट पर 0 पर, और ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका मतलब फंक्शन की क्वांटिटी सिर्फ कहां पे चेक करनी है? 0 पे चेक। और वो कैसे चेक करते हैं? याद है? 0 पर फंक्शन की क्वांटिटी कैसे चेक करेंगे? क्वांटिटी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। जब आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं x टेंडिंग टू 0 माइनस पर, लिमिट निकाल कर देख लेंगे यहां पर फंक्शन का लिमिट कितना आ रहा है। तो जब x की जगह 0 माइनस h पुट करेंगे g ऑफ x के अंदर, तो 0 माइनस h पर फंक्शन की डेफिनेशन क्या दे रखी है? x क्यूब दे रखी है। सही है ना? डेफिनेशन यही मिलेगी, x क्यूब के बराबर। x की वैल्यू 1 से छोटी कुछ भी पुट करोगे तो x क्यूब मिलेगा। तो इसका मतलब है कि x क्यूब की जो वैल्यू मिलेगी ये कन्वर्ट हो गया f ऑफ x क्यूब। तो x की जगह 0 माइनस डाला तो 0 माइनस पर x क्यूब पे 0 माइनस दिखाएगा, और 0 माइनस के केस में फंक्शन की लिमिट कितनी आ जाएगी? x प्लस 2 के बराबर, मतलब कि तो जो बेसिक डेफिनेशन है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वही अप्लाई कर देते हैं। ऐसे जब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालोगे 0 पर तो अब देखोगे इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है 0 पर? अब यहां पर हम पुट करेंगे x की जगह पर 0 प्लस, तो 0 प्लस आप पुट करोगे तो 0 प्लस पर भी g ऑफ x कितना दिखा रहा है? x क्यूब, क्योंकि 0 प्लस पर g ऑफ x जो फंक्शन है इसका डेफिनेशन अभी भी सेम है x क्यूब के बराबर।
लेकिन अब यहां पर चेंज क्या आएगा कि जब 0 प्लस एच यहां पुट करेंगे तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या मिलेगी 0 प्लस, और 0 प्लस जब इस फंक्शन में पुट करेंगे एफ के अंदर तो यहां अब डेफिनेशन क्या मिलेगी एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 0 के बराबर। तो यहां फंक्शन का लिमिट 0 दिखाएगा और यहां फंक्शन का लिमिट 2 दिखाएगा। तो फंक्शन चूंकि एलएचएल आरएचएल दोनों डिफरेंट हैं, इसका मतलब फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं। सो देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दैट इज x इज इक्वल टू। इसके अलावा कोई और ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर कि फंक्शन क्या बन जाए डिस्कंटिन्यूअस, क्योंकि इसके अलावा हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है और ये भी कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन हमेशा ठीक है। अच्छा, जिस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल भी होती है। तो इसका मतलब एक पॉइंट जो क्लियर हो गया, जीरो पर फंक्शन कैसा होगा डिसकंटिन्यूअस भी होगा, नॉन डिफरेंशिएबल भी। ठीक है, जीरो के अलावा कोई ऐसा पॉइंट है जहां नॉन डिफरेंशिएबल होगा नहीं, क्योंकि आप फिर से देखो तो यहाँ पर एक फंक्शन जो है हमेशा डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि वन पर इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है 3x² मतलब 3, और वन पर इसका डेरिवेटिव भी कितना आ रहा है मतलब वन पे फंक्शन डिफरेंशिएबल, और वन के अलावा तो सभी जगह पर है ही है, डेफिनेशन सेम है इसलिए। यहां चेक करोगे तो जीरो पर इसका डेरिवेटिव 1 आता है, जीरो पर इसका डेरिवेटिव 0 आता है, तो ये फंक्शन जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल। तो जीरो के अलावा बस और कोई पॉइंट है ही नहीं। क्लियर हो गया वाला पॉइंट? तो एक ही पॉइंट है जहां पर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस बनेगा और एक ही पॉइंट है जहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें कंपोजिट फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना कंपोजिशन फंक्शन फाइंड आउट किए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर वाला पॉइंट? ये फॉर्मेट ध्यान रखना क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस में बहुत पूछे हैं। देखो जरा एक और क्वेश्चन इसको, लेट f of x is equal to -1 प्लस मॉड x माइनस 2, और g of x फंक्शन दे रखा है 1 माइनस मॉड ऑफ x। तो बताना है फॉर द फंक्शन f of gx, पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी एंड पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। f of gx कहां कहां पर डिस्कंटिन्यूअस है, कहां कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल।
डिस्कंटिन्यूअस कितने पॉइंट, एक ही पॉइंट पे नहीं, और नॉन डिफरेंशिएबल कौन सा, जीरो। कैसे चेक किया है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मॉड एक्स बन जाएगा, 1 प्लस मॉड एक्स पॉजिटिव नंबर है ना, मॉड डायरेक्टली हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। तो किस पॉइंट पे शार्प करवाता है, वहीं पे इस पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है। एक्स की जगह पर जब जी ऑफ एक्स पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, -1 प्लस एक्स की जगह पर वैल्यू पुट करते हैं जी ऑफ एक्स 1 माइनस मॉड एक्स माइनस 2, 2 पॉइंट पे एक ही एक्स इक्वल 0। जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इसको सिंपलीफाई करने पर क्या आएगा, -1 प्लस मॉड के अंदर बन जाएगा -1 माइनस मॉड एक्स। तो जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो चूंकि ये नंबर जो दिया हुआ है ये हमेशा नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर है तो मॉड के अंदर इसको ओपन करेंगे माइनस साइन से, तो वैल्यू हमारे पास बन जाएगी डायरेक्टली मॉड एक्स के बराबर। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो फंक्शन आता है वो सिंपलीफाई हो रही है मॉड एक्स बन जाता है। तो आप बता सकते हो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हमेशा रहेगा, नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा, ठीक है। और क्वांटिटी तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो यहां से, क्योंकि ये फंक्शन जो दिया हुआ है ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस है और ये फंक्शन भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बन रहा हो। तो दो फंक्शन यदि कॉन्टिन्यूअस है तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही बनेगा, ठीक है ना। बस नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी सिर्फ आपको 2 पॉइंट पर चेक करनी है, एक 0 पर और एक 2 पर। ये नॉन डिफरेंशिएबल है 2 पर और ये नॉन डिफरेंशिएबल है कहां पर, 0 पर, बिकॉज ऑफ दिस मॉड x माइनस 2। ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा 2 पर और यहाँ x इज इक्वल टू 0 की वजह से ये नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। सेम फिर से वही अप्लाई करो कॉन्सेप्ट, थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। तो 2 पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ऐसे ही 0 पर ये डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल इज ऑलवेज। तो ये 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ये 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इन दोनों पॉइंट पर यदि आप चाहो तो सेपरेटली अलग अलग भी चेक कर सकते, ठीक है ना। उससे भी आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया तरीका सिंपलीफाई करने का। अच्छा यदि मान लो आपको फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे पता है। यदि मान लो कि आपसे पूछा जाए कि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी बताओ, कंपोजिट फंक्शन f ऑफ gx की। फंक्शन हम डिफाइन नहीं करना चाह रहे हैं, फंक्शन हमें पता नहीं मॉड x आएगा, ये तो तरीका हो गया सिंपलीफाई करने का, है ना। यदि मान लो हमें पता नहीं है फंक्शन f ऑफ gx क्या आ रहा है और हम फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। फंक्शन डिफाइन नहीं करना, तो फॉर्म को हाँ डिफाइन नहीं करना है। g of x को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर f of g of x को डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब अगर निकालने पड़े x less than 0 x greater than 0 पर f of g of x निकालेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर क्या करना है बताओ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। लेकिन उससे तो पता है कि f of g कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के लिए कंपोजिट फंक्शन तो पता ही है। नहीं वही तो निकालना नहीं ना, वो तो फिर कैलकुलेशन हो जाएगा, वो कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहे हैं कि फंक्शन डिफाइन करना हो हम लोगों को। तो बिना फंक्शन को डिफाइन किए भी हम लोगों ने देखा था तरीका क्या होता है। यदि आपको फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहिए या राइट हैंड डेरिवेटिव चाहिए, जैसे कि 0 पर आपको फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो हमने क्या करा था वहां पर
जीरो माइनस पर हम चेक करेंगे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी। किस फंक्शन की? एफ ऑफ जी एक्स की। तो यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब उसका डेरिवेटिव हमें पता है, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लो। ये तो करते हैं हम लोग। जैसे कि फंक्शन डिफाइंड है x माइनस टू, तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करके चेक कर लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा। जैसे कि मान लो चेक करना है x के लिए, तो डिफरेंशिएट करके चेक कर लेंगे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा या राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा। तो सेम वही तरीका होता है, यदि आपको f ऑफ g ऑफ x इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है, तो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए क्या करो, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? चेन रूल लगाओ, डेरिवेटिव लिखेंगे तो f डैश ऑफ g ऑफ x और फिर g ऑफ x का डेरिवेटिव, तो इसकी जीरो माइनस पे लिमिट निकालेंगे कितना आ रहा है। जीरो माइनस पर फंक्शन की जो लिमिट होगी वही हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बन जाएगी। जी ऑफ एक्स को डिफाइन करना पड़ जाएगा। अरे डिफाइन करने की जरूरत नहीं ना, जीरो माइनस पर जरा बताओ लिमिट कैसे निकालेंगे। जीरो माइनस पर g ऑफ जीरो कितना आ रहा है? जीरो माइनस पर यहाँ फंक्शन डिफाइंड है g ऑफ x, तो जीरो माइनस पर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी जरा बताओ? 1 से स्लाइटली छोटी मिलेगी, मतलब 1 माइनस f डैश ऑफ 1 माइनस इनटू g डैश 0, ऐसा होगा। अच्छा, जीरो माइनस पर आपको पता है फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आएगा, वो तो निकाल सकते हैं। फंक्शन को डिफाइन कर लो, चाहो तो फंक्शन को डिफाइन करना है तो 1 माइनस एक्स बनेगा यदि x पॉजिटिव नंबर है, x नेगेटिव नंबर है तो ये 1 प्लस एक्स बनेगा। सही है ना, कंपोजिट डिफाइन नहीं करना, वो तो इसको तो मॉड को खोलना चाहते हो तो खोल लो, बाकी इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जीरो माइनस पर g डैश 0 कितना आ रहा है बताओ जरा? g डैश 0 माइनस कितना आ रहा है? 1 के बराबर। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 1। तो इसकी वैल्यू तो हमें यहां से मिल जाएगी, बना रही। f डैश 1 माइनस निकालना चाहते हो, वैसे यहां से f डैश 1 माइनस निकाल लो। आप देखोगे कि यदि आप इसको डिफाइन करोगे तो x की वैल्यू यदि 2 से बड़ी ले रहे हो तो ये x माइनस 2 खुलेगा, और यदि x की वैल्यू 2 से छोटा ले रहे हो तो ये 2 माइनस एक्स खुलेगा, और 2 माइनस एक्स का मतलब हो गया 1 माइनस। तो यदि 1 माइनस पर आपको फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए तो 1 माइनस पर फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आ रहा है, तो दोनों का उलट क्या हो गया। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन नहीं निकालना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, ये ध्यान रखो, क्योंकि आईआईटी पूछता है इस फॉर्मेट पर क्वेश्चंस। तो यदि आप यहां पर कंपोजिट फंक्शन निकालने बैठ जाओगे तो अपना भाई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन 10 मिनट ले जाएगा। ठीक है ना, बिना कंपोजिट फंक्शन को कैलकुलेट किए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी। अब जैसे कि इसके राइट हैंड डेरिवेटिव निकालकर देखो कितना आ रहा है, 0 प्लस पर f डैश g ऑफ x इनटू g डैश x, बताओ जरा कितना आएगा। x की जगह पर 0 प्लस डालते हैं सबसे पहले, तो x की जगह पर 0 प्लस यदि पुट करेंगे तो 0 प्लस पुट करने पर g ऑफ x कितना बताएगा? 0 प्लस पर कितना आ रहा है g ऑफ x? 1 माइनस आ रहा है, तो 0 माइनस पर नहीं सही है, दोनों जगह पर वैल्यू वैसे छोटी आएगी ना। f डैश ऑफ 1 माइनस, और ये हो गया g डैश ऑफ 0। से बड़ी नहीं होती। 0 प्लस यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो 0 प्लस पे ऊपर वाली 1 से बड़ी आएगी। यहाँ पे 0 माइनस जब पुट कर रहे हैं g ऑफ x के अंदर 0 माइनस जब यहाँ पुट करेंगे तो फंक्शन 1 प्लस x है ना, वैल्यू 1 से छोटी आएगी 0 माइनस पे। सब मॉडर्न है वैसे भी। हाँ मॉड है ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 0 के अबाउट सिमेट्रिक है ग्राफ। तो 0 प्लस पर फंक्शन का डेरिवेटिव कितना हुआ, g ऑफ x का डेरिवेटिव 0 प्लस पर कितना आ रहा है? -1। तो ये वाली वैल्यू हो गई -1, और f डैश ऑफ 1 माइनस अभी हमने निकाला था ये -1, तो -1 इंटू -1 कितना हो गया? तो फंक्शन डिफाइन करना चाहो तो फंक्शन डिफाइन कर लो, अदरवाइज यदि कैलकुलेशन अवॉइड करना चाहते हो तो बिना फंक्शन का डेरिवेटिव निकाले भी, मतलब बिना फंक्शन को डिफाइन किए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी। देखो आपने f(x) के अंदर 1 माइनस लिखा है, वो सिंपल है। तो यहाँ पे इस जगह पे ऊपर वाले एक्चुअली में यहाँ पर देखो, जब आप एक्चुअली 1 माइनस मॉड एक्स का जब ग्राफ बनाओगे तो पता है 1 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा?
कैसा ग्राफ बनेगा? एक पॉइंट चला है सर x इज इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, 0 पर इसकी वैल्यू 1 आ रही है और -1 पर इसकी वैल्यू, ऐसा ग्राफ बनेगा। तो यदि आप 0 पर चेक कर रहे हो या किस पॉइंट पे चेक करना है, इसी की बात कर रहे थे ना, 0 माइनस पर g ऑफ x कितना आ रहा है। तो अब देखो चूंकि फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस, इवन फंक्शन है, तो 0 प्लस पर निकालोगे तो 0 प्लस पर भी फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटी आएगी, और 0 माइनस पर निकालोगे तो 0 माइनस पर भी फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटी आएगी। ठीक है ना? इवन चाहो तो डेफिनेशन से भी देख सकते हो, 0 माइनस पर फंक्शन जो डिफाइंड है वो 1 प्लस एक्स है, लेकिन x की जगह पर वैल्यू जो पुट करनी है वो नेगेटिव है, मतलब 1 में से घटेगी। 1 प्लस एक्स का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी तब होती जब x पॉजिटिव नंबर होता। यदि x नेगेटिव नंबर है मतलब वैल्यू 1 में से घटेगी, तो वैल्यू 1 में से घटेगी मतलब वैल्यू 1 से कम आएगी। ये आप ग्राफ से भी देख सकते हो। ठीक है? तो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेटिव से इस तरह से भी निकाल सकते हो, यदि किसी कंपोजिट फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी। आगे से भी आंसर तो देखो, देखें अच्छा बोलेंगे। तो देखो जरूरत प्रोपोर्शन, let a sequence an is defined by, let a sequence an is defined by an plus 1, जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है an plus 4n plus 3 के बराबर। ठीक है, मतलब पहले सीक्वेंस डिफाइन करना है, then we have to find out the limit of the function, limit n tending to infinity, under root of an, under root of a 4n, under root of a 4 square n, मतलब 16n, under root of a 4 cube n, तो सीक्वेंस है इसका मतलब यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा होगा, वो पैटर्न हमें आइडेंटिफाई करना है। यदि वो पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाता है फिर क्वेश्चन आंसर में बन जाएगा। सबसे पहले देखो कि फंक्शन हमारे पास जो आ रहा है सीक्वेंस एफ ऑफ एन या ए एन, वो किस फॉर्मेट में आ रहा है।
डिफरेंस यदि एपी में होता है, डिफरेंस सीपी में होता है, तो सीक्वेंस का सम निकाल सकते हैं, तो उसका टीए निकाल सकते हैं। कैसे? डिफरेंस मैथमेटिक्स आगे एक एक टर्म आगे शिफ्ट करके डिफरेंस लगाना है ये ना। ये चीज आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये चीज आपको यहाँ पे भी दिखनी चाहिए। एक्चुअली देखो an+1 क्या दे रखा है, an+1 माइनस an, इन दोनों का डिफरेंस आपको क्या दे रखा है। यदि इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट आ जाता, मतलब 4n का टर्म नहीं होता, तब तो ये डायरेक्टली एपी बन जाता। लेकिन यदि यहाँ पर n का भी एक टर्म आ रहा है, इसका मतलब इनका जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस एक एपी बना रहा है। ठीक है ना, क्लियर पॉइंट। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, an कितना आ रहा है, an को फाइंड करने का तरीका क्या होगा, an को फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्टली दोनों जगह पे सिग्मा लगा देते ना। यदि एक्सप्रेशन ऑलरेडी डिफरेंस की फॉर्म में है, तो आप देखोगे कि जब आप यहां पर वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करोगे, टर्म ऑल्टरनेट करने लग जाएगी। n की वैल्यू कहां से कहां तक पुट करते हैं, 1 से लेके कहां तक, n तक पुट करोगे तो फिर आपको an+1 मिलेगा। हमें an चाहिए तो an को फाइंड आउट करने के लिए n-1 तक पुट करें। ठीक है ना, जब n-1 पुट करेंगे तो यहां पर an बन जाएगा और यहां an-1 बन जाएगा। देखो जरा पुट करके, 1 पुट करेंगे तो मिलेगा a2 माइनस a1, जब आप 2 पुट करेंगे तो मिलेगा a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। आप देखोगे कि जब आप इन सभी को आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने पर ये ऑल्टरनेट टर्म कटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन डिफरेंस की फॉर्म में है। और जब एक्सप्रेशन डिफरेंस की फॉर्म में होता है तो इसका बेनिफिट हमेशा यही मिलता है कि ऑल्टरनेट टर्म कटने लग जाती है, ये a4 भी कट जाएगा तो an-2। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बनेगा, an माइनस a1, a1 तो दे रखा है 0 है। ऐसे यदि लेफ्ट हैंड साइड पर सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पर भी इसका सिग्मा कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है, n इज इक्वल टू 1 से लेके n-1 तक। ठीक है ना, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो फिर वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो। जब n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने पर 7 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 11 आ रहा है, फिर 3 पुट करेंगे तो 3 पुट करने पर 12 + 3 15 आ रहा है। इस तरह से सीक्वेंस बनेगी 4 टाइम्स ऑफ n-1 + 3 मतलब 4n-1। जब आप इनको भी ऐड करोगे आपस में तो ऐड करने पर ये सीक्वेंस एक एपी बन रहा है विद कॉमन डिफरेंस 4, तो इसका सम निकाल सकते हो कितना है। तो यहां से आपको an मिल जाएगा। तो अगर an कितना है, n² माइनस n माइनस 2n² माइनस प्लस n माइनस n-1 कितना है, ठीक है ना, 2n² माइनस n-1 कितना है, जब जगह पर निकाल दीजिए। square plus n-3 2n² प्लस n माइनस देखो भाई जरा कैलकुलेट करके एक बार वेरीफाई करो एक बार, पहले आगे बढ़ने से पहले। यस सर। यही बन रहा है an की वैल्यू, अरे सीधे ये वाला पॉइंट
an की वैल्यू सबसे पहले चेक करो एक बार, an की वैल्यू कितनी आ रही है। तो an पहला जो पार्ट है इसका वो यही है, an की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है। अब जब आप an की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो आप देखेंगे ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पर डिग्री सेम है, दैट इज इक्वल टू n की पावर 1। तो यदि आप फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हाईएस्ट पावर से डिवाइड लगा दो n की पावर 1 से, तो आप फंक्शन का लिमिट निकाल पाओगे। देखो जरा वैल्यू पुट करके, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां पर आएगा अंडर रूट के अंदर 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 3। फिर यहां पर n की जगह पर क्या पुट करेंगे 4n, n की जगह पर 4n पुट करेंगे तो 4n का स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3। फिर यहां पर n की जगह पुट करेंगे 4 स्क्वायर n, तो बनेगा 2 टाइम्स 4 स्क्वायर n का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ n है, तो n की जगह पर 4 स्क्वायर n आ जाएगा माइनस 3। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन रहा होगा। तो जब आप यहां से हाईएस्ट पावर बाहर निकालोगे तो n की हाईएस्ट पावर बाहर कितनी आएगी, n के बराबर। नीचे चला चेक करो डिनोमिनेटर में n की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहां भी n ही है, 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 3। यहां पर n की जगह पुट करना है 2n, टू टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर n का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर n माइनस 3। तो जब आप लिमिट निकालोगे क्योंकि n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर लिमिट निकाल रहे हैं, और जब इंफिनिटी पर फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पावर से डिवाइड करके, ठीक है ना। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो जब कभी भी फंक्शन की लिमिट हमें इंफिनिटी पर कैलकुलेट करनी हो तो इंफिनिटी पर फंक्शन की लिमिट हमेशा कैलकुलेट करते हैं उसकी हाईएस्ट पावर को बाहर निकालकर। तो आप देखेंगे कि यहां पर n स्क्वायर का कोएफिशिएंट √2 आएगा, यहां पर कितना आएगा √2 इंटू 4 स्क्वायर, √2 इंटू 4 की पावर 4, तो √2 तो कॉमन आ जाएगा, बाकी बचा हुआ जीपी बन जाएगा। तो जीपी का सम निकाल सकते हो, ऊपर भी 10 टर्म है नीचे भी 10 टर्म। इस तरह के जो भी कोई क्वेश्चंस आते हैं सीक्वेंस वाले, इसमें हमेशा पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है, सीक्वेंस को यदि हम कभी भी डिफाइन करना चाहते हैं। यदि हमने पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर उसके बाद क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाएगा। क्या बना सीक्वेंस, ऊपर कितना आ रहा है लिमिट, ऊपर √2 तो कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन बाहर निकालोगे तो बनेगा 1 प्लस 4 स्क्वायर अप टू 4 की पावर कितना आएगा, 4 की पावर 10 तक जाएगा नहीं। हाँ, नीचे रहेगा √2 1 प्लस 2 स्क्वायर अप टू 2 की पावर 10। तो √2 से √2 तो कट गया, ऊपर भी जीपी है कॉमन दिख रहा है, मतलब कॉमन रेशियो 4, नीचे भी जीपी है विद कॉमन रेशियो 2, तो ये बन जाएगा यहां से 1 into 4 की पावर 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस डिवाइडेड बाय 1 into 2 की पावर 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, दोनों रेशियो निकाल दिया। चाहिए ये बन रहा है। आपने बोला था हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे, तो फिर हमने यहाँ पे तो a की वैल्यू पुट कर देना, तो बेसिकली हाँ an की जब वैल्यू पुट करोगे तभी तो हमारे पास n में फंक्शन आएगा। तो फिर कॉमन निकालो। हाँ, जब आप an की या a4n की या a4 स्क्वायर n की जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये एक फंक्शन आ गया n की टर्म्स में,
न्यूमरेटर में भी n का एक फंक्शन है, नीचे भी हमारे पास n का एक फंक्शन है। अब इसकी लिमिट निकालनी है इन्फिनिटी पर कितनी आ रही है। तो पहले ये चेक करोगे कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। इन्फिनिटी पर न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसका डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन गया। अब यदि ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो फिर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो यहाँ हाईएस्ट पावर n स्क्वायर है, n स्क्वायर का अंडर रूट मतलब n है। यहाँ भी हाईएस्ट पावर कितना है, n स्क्वायर का अंडर रूट मतलब n है। हर एक टर्म के अंदर n स्क्वायर का टर्म है, तो मतलब ऊपर भी हमारे पास जो आएगा हाईएस्ट पावर वो अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर है। नीचे भी हाईएस्ट पावर जब चेक करोगे n का तो वो सेम आ रहा है, अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर मतलब n। ठीक है, वो हाईएस्ट पावर बाहर निकालो तो वो n तो कट ही जाएगा कॉमन आके, उसका जो कोफिशिएंट बचेगा वही हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ जो 1/n का टर्म आएगा वो उसको 0 बना देगा बची हुई एक्सप्रेशन। आगे सर, ठीक है। सिंप्लीफाई करो इसकी जगह दो फैक्टर बन जाएंगे, 2 की पावर 11 प्लस 1 है ना, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है सभी को, याद है, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन एक बार जरा, लेट f of x, g of x and h of x be the three polynomials of degree 2। ठीक है ना, ये तीनों की तीनों फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी है, तीनों की 2 के बराबर है। एंड द फंक्शन phi of x is defined as f of x, f dash x, f double dash x, g of x, g dash x, g double dash x, h of x, h dash x, h double dash x। Then we have to find out the limit extending to 2 phi of x minus phi of 4 minus x divided by sin of x minus 2। इस फंक्शन की लिमिट कितनी आ रही है। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिटरमिनेंट का भी है। जीरो है, Zero. जीरो Yes, sir. आंसर 0 कैसे। सर 2 5 डैश Constant है नीचे वाली लाइन. हाँ, Constant है नीचे वाली लाइन. नीचे वाली लाइन Constant है. ये? डबल डैश. हाँ, तो 5x minus 5 4 minus x में नीचे वाली लाइन 0 बन जाएगी. दोबारा बोलो दोबारा। 5x minus 5 4 minus x में तो नीचे वाली लाइन 0 बन जाएगी जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सर नहीं सर, इसको डिफरेंशिएट करके एल हॉस्पिटल से तो फिर 2 5 डैश x आएगा, 5 डैश x 0, क्योंकि वो जब डिफरेंशिएट करते हैं तो पहला लाइन फिर दूसरा लाइन डिफरेंशिएट कहाँ कर रहे हैं, लिमिट में। 0 by 0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म है इसलिए। एल तो वो बन रहा है 5 dash x प्लस 5 dash of 4 minus x, और नीचे फिर cos x minus 2, फिर उसके बाद तो 5 डैश x 0 हो जाएगा, 5 डैश x तो थोड़ा सा
ठीक जा रहे हो? उसका याद है इससे एक्चुअली डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, याद है? पहला लाइन दूसरा लाइन रो वाइज डिफरेंशिएट करते हैं। जब कभी भी हम डिफरेंशिएट करते हैं डिटर्मिनेंट को, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं रो वाइज भी, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कॉलम वाइज भी, ठीक है ना? तो जब इसका डेरिवेटिव आप निकालोगे, इसका ध्यान दो डेरिवेटिव क्या आ रहा है एक बार इसका। जब आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो पहले इसकी फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करते हैं, कीपिंग द सेकंड रो एंड द थर्ड रो एज इट इज। तो जब फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया तो क्या बना, f डैश g डैश और h डैश, कीपिंग द सेकंड रो एंड द थर्ड रो एज इट इज। लिखेंगे ऐसे। डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे आता है? दो लाइन से फिर जब सेकंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे कीपिंग द फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो का डेरिवेटिव कीपिंग द थर्ड रो एज इट इज, और फिर इसकी तीसरी रो को डिफरेंशिएट करेंगे। जब तीसरी रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा, सेकंड रो एज इट इज रहेगा, इसकी थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो थर्ड रो का डेरिवेटिव इस तरह से आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर चूंकि दो रो आइडेंटिकल है, इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। यहां पर सेकंड और थर्ड रो दोनों आइडेंटिकल है, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बन गई, 0। सही है ना? अच्छा, चूंकि हमें दिया हुआ है कि सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसलिए ट्रिपल डैश जब कैलकुलेट करोगे इसका थर्ड डेरिवेटिव तो वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव x बनेगा, तो x का सेकंड डेरिवेटिव कांस्टेंट आ जाएगा, और जब तीसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू 0 बन जाएगी। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो थर्ड रो के तीनों एलिमेंट 0 हो गए। इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बन गई। तो यदि यहां पर 5x जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 5x कितना आता है, 0। क्लियर है वाला पॉइंट? और आपको पता है कौन सा फंक्शन ऐसा है जिसकी डेरिवेटिव 0 आती है, कांस्टेंट फंक्शन। इससे हमें ये मालूम चल रहा है कि यहां पर जो भी फंक्शन आएगा ना फाई ऑफ एक्स, ये कांस्टेंट फंक्शन आएगा। सही है? इससे मतलब क्या निकला, इसको यूज कैसे करेंगे, 5 4 माइनस एक्स भी कांस्टेंट रहेगा, फाई ऑफ 4 माइनस एक्स भी कांस्टेंट ही आएगा, सेम ही फंक्शन आएगा के बराबर। तो एक्चुअली ये 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, ये एक्चुअली में एग्जैक्टली 0 है और ये टेंडिंग टू 0 है। दिख रहा है फर्क दोनों में क्या है? यदि फाई ऑफ एक्स और फाई ऑफ 4 माइनस एक्स दोनों की वैल्यू सेम है, दैट इज के एंड के, तो k माइनस के ये वैल्यू एग्जैक्टली 0 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही होगी जब x 2 को अप्रोच कर रहा होगा। तो ये एक्चुअली इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती है। इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 तब होता है जब न्यूमरेटर भी 0 को टेंड करता हो और डिनोमिनेटर भी 0 को टेंड करता हो, ठीक है ना? तो यहां पर चूंकि न्यूमरेटर टेंडिंग टू 0 नहीं है, वो एग्जैक्टली 0 है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना? तो इस तरह के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। तो करना है क्वेश्चन, देखो जरा एक क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए समझ में आ जाएगा। Let f is defined from R to R. F of x is defined as x square x cubed into sin x minus 1 x into e की पावर x minus 1। तो हमें इस फंक्शन का लिमिट निकालना है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर n into f of 1 plus 1 upon n f of
1 plus 2 upon n f of 1 plus 15 upon n। इस फंक्शन का लिमिट कितना है? वन की पावर इंफिनिटी का फॉर्मूला बनाना है। कैसे? वन की पावर इंफिनिटी कहाँ दिख रहा है तुम्हें? तो कैसे मैं वही पूछूं कैसे? कहाँ पे दिख रहा है वन की पावर इंफिनिटी? जीरो की पावर जीरो का वो भी कहाँ बन रहा है? पर जो पावर कहाँ दिख रही है मुझे पावर ही नहीं दिख रही है पे। पावर x माइनस e की पावर x माइनस 1 तो वो तो क्या हो जाएगा? बेस तो कांस्टेंट है। करेक्ट कितना है थोड़ा बोलो। f ऑफ 1 plus 1 by n minus 1 2 प्लस 1 by n minus 1 मतलब 1 to minus अच्छा ठीक है और ब्रैकेट पीरियड वन की पावर इंफिनिटी में दिख ही नहीं रहा। तुम कहाँ से दिखा रहे हो भाई वन की पावर इंफिनिटी? कहाँ दिख रहा है वन की पावर इंफिनिटी? हैं? पावर पावर कहाँ है? लिमिट पावर अच्छा पहले ये बताओ कि यहाँ पर जो हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है इसमें कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है? इंफिनिटी लिमिट इंफिनिटी आ रही है। कैसे? इंफिनिटी एन की जो वैल्यू ये किसको अप्रोच कर रहा है पता है? ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। सही है। अच्छा जब यहाँ पे इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये कितना आएगा? 0। तो मतलब ये f ऑफ 1 बन गया। और f ऑफ 1 यहाँ से आपको पता है कितना आ रहा है? जब x की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ से f ऑफ 1 की वैल्यू 1 आ रही है। तो n की वैल्यू जब इंफिनिटी को अप्रोच करेगी तो ये f ऑफ 1 कितना हुआ? 1 हुआ। ये भी f ऑफ 1 हुआ मतलब ये भी 1 हो गया। तो ऐसी कितनी टर्म्स हैं? तो ये 15 माइनस 15 कितना हो गया? तो ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है ये 0 को अप्रोच कर रहा है। तो सबसे पहली चीज इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा है ये? तो 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म नहीं है वो पावर है नहीं यहाँ पे। अब सोचो लिमिट कैसे निकालेंगे? कोई फॉर्मेट कैसे बनेगा इसका? कौन सा नीचे लेकर देंगे बना लिमिट कैसे निकालेंगे? एक तरीका एलएस लगा सकते हैं वो भी तरीका है। 0 बाय 0 का फॉर्मेट है एलएस लग जाएगा। n के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो या फिर यहाँ पे डायरेक्टली वो भी बना सकते हो। पता है कौन सा? डेरिवेटिव वाला फॉर्म। 1 को मतलब 15 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सभी पर एक एक 1 डिस्ट्रीब्यूट कर लो तो सारे की सारे जो फंक्शन लिखे हुए हैं ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे। 2 अपॉन n माइनस 1 15 टाइम्स 1 लिखा हुआ है और टर्म्स भी हमारे पास 15 है तो सभी को एक एक 1 डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सबसे पहले। तो सभी को जब एक एक 1 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो यहाँ पर लिमिट को फाइंड करना थोड़ा आसान हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 1 अपॉन n। ठीक है ना? अब आप लिमिट कैसे निकालेंगे? क्योंकि 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h कितना हो जाता है? ये f डैश 1 हो जाता है डायरेक्टली। ऐसे ही यहां पर भी f ऑफ 1 प्लस h क्योंकि जब n की वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है तो 1 अपॉन n किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। तो अब चाहे तो 1 अपॉन n की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं? h भी पुट कर सकते हैं। तो f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h
इसका जो लिमिट आएगा यदि आप यहाँ पर यूज करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, तो इसकी लिमिट डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, एफ डैश लिमिट, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एलोस्पिटल रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर f of a plus h minus f of a divided by h, that will represent right hand derivative at x is equal to a। ऐसे जब दूसरा फंक्शन निकालोगे, मालूम है इसका लिमिट कितना आएगा, इसका लिमिट कितना आएगा दूसरे वाले का, f dash 1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे 2/n है, तो डिवाइड भी किससे करना पड़ेगा, 2/n से। तो 2/n से डिवाइड करोगे तो यहाँ इसका लिमिट आएगा f'1 डिवाइडेड बाय 2/n, so 2 मल्टीप्लाई। Yes. फिर ऐसे तीसरे वाले का लिमिट आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ f'1। अदरवाइज यदि आप चाहो तो यहाँ पर LH भी लगा सकते हो ना, क्योंकि 0/0 का फॉर्मेट है, तो 0/0 के फॉर्मेट में चाहो तो n के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, f डैश यहाँ से निकाल लोगे, इसको डिफरेंशिएट करें f डैश में। ठीक है ना, तो चलो इसको कुछ प्रैक्टिस करो थोड़ा सा। अच्छा कॉन्सेप्ट है लिमिट क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी, इस पर क्वेश्चन बनते हैं और इवन हर साल बनते हैं। आप देखोगे तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिस पर फ्रीक्वेंटली हर साल क्वेश्चन बनते हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एलसीडी इस चैप्टर से। पहले उसी के बाद पहले मेंस एडवांस के बाद देखेंगे, पहले मेंस के बाद, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, स्पेशली जेईई मेंस के क्वेश्चन भी थोड़ा लगाओगे ना तो आपको आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चन लोग पूछता है जेईई।